ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू एस बिजनेस 9609 क्लासेस। हमारे पास जो लास्ट क्लासेस थी, मतलब लास्ट जो क्लास थी हमारे पास, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ही चल रही हैं, इन विच वी आर डन विद द एक्सटर्नल सोर्सेज। सॉरी, इंटरनल सोर्सेज हमारी सारी कंप्लीट हो गई थी और अब हम जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज हमने कुछ स्टार्ट भी कर दी, जिसके अंदर वी आर डन विद द बैंक लोन एंड वी आर डन विद द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज द थर्ड वन, ट्रेड क्रेडिट। नाउ व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? बेसिकली ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली बिजनेस के पास परचेजेस भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपके पास कैश परचेजेस एंड होती है क्रेडिट। कैश परचेजेस का मतलब क्या है कि यू आर एक्चुअली पेइंग इंस्टेंटली अगेंस्ट द गुड्स यू हैव बॉट। मतलब आप जो गुड्स हैं उनको इंस्टेंटली बेसिस पे जब बाय कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ प्रॉम्प्ट पेमेंट टू द सप्लायर। ट्रेड क्रेडिट, इसका मतलब है कि बिजनेस इज इन्वॉल्व इन क्रेडिट परचेजेस। और क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या है कि व्हेन गुड्स आर bought on credit from the supplier। तो जब आप गुड्स सप्लायर से क्रेडिट पे बाय करते हो तो दैट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। सिंपल। अब यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सप्लायर। और जो सप्लायर हमारे पास है वो सप्लायर कौन है? हमारे पास सप्लायर इज नोन एज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सप्लायर कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। एंड वी नो कि इफ देर इज एन इन्वॉल्वमेंट इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इट विल बी क्लासिफाइड एज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो सेम केस यहाँ पर भी हमारे पास है कि वी आर गेटिंग द फेवर फ्रॉम द सप्लायर। एंड हाउ इट इज़ अ फेवर फ्रॉम द सप्लायर, आप इस तरीके से समझें कि आपके पास पैसे नहीं है, but you are in need of supplies in order to enable the production. You are in need of goods so that the business operations can take place, और आपके पास पैसे नहीं है। तो अब यहाँ पे यू आर गेटिंग अ फेवर फ्रॉम द सप्लायर कि आपको गुड्स आज मिल जाएंगे एंड आफ्टर 30 डेज, 40 डेज, 15 डेज यू कैन पे ऑफ। तो जब बिजनेस के पास इन्वेंट्री आ जाएगी तो बिजनेस के पास करंट एसेट आ जाएगा। And this is how you are getting the favor from the supplier. So that's why it is known as a source of finance, that you are getting the goods on credit from the supplier. तो नंबर वन यहाँ पे जो फैक्टर दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि जो हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स डू नॉट गेट दिस facility. So why the startups do not get this facility? Because they do not have any sort of relationship with the supplier. They are new in the business, they are new in the market. तो supplier इनको जानता नहीं है, lack of relationship की वजह से supplier is not going to provide them this particular facility. Number two, हमारे पास delay in payment can lead to interest payable। अगर आप फॉर एग्जांपल गुड्स बाय करते हो ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर और अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो नाउ दैट इज़ अ पॉइंट कि सप्लायर कैन चार्ज द इंटरेस्ट। तो जितनी भी पेमेंट हमारे पास डिले होगी उतने आपके पास क्या होगा? यहाँ पे सप्लायर की तरफ से इंटरेस्ट चार्ज होगा। नंबर थ्री, इट इज़ नोन एज द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ finance. So why it is known as short-term source of finance? Because you are getting the goods on credit and you need to pay to the supplier within a year. तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी। तो जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं वो उसको रिलेट कर रहे होंगे कि जो ट्रेड पेबल्स होते हैं हमारे पास, क्रेडिट परचेजेस ट्रेड पेबल्स होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड अंडर द करंट लाइबिलिटीज इन द एसओएफपी। तो आपको इनकी जो पेमेंट होती है वो विद इन अ ईयर करनी होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड द फोर्थ वन, इट इज़ नोन एज अगेन अ फ्लेक्सिबल सोर्स लाइक द बैंक ओवरड्राफ्ट। सो वाई इट इज़ नोन एज अ फ्लेक्सिबल सोर्स? अगर मेरे पास कैश है and if I'm not facing any cash flow problem and I can make the payment instantly,
तो मैं यहाँ पे कैश पे गुड्स परचेज करूंगा। और उससे फायदा ये होगा कि आपके पास दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। एक डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो अगर आप इंस्टेंटली कैश पे पेमेंट करते हो तो आपको सप्लायर फर्दर डिस्काउंट देता है ऑन द गुड्स और द मटेरियल दैट यू आर बाइंग। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे पास कि बिजनेस वांट्स टू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो जाए एंड द बिजनेस कैन बिकम मोर प्रॉफिटेबल। तो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कह लें या फिर आप कैश डिस्काउंट कह लें, सो इट्स अ बेनिफिट। तो अगर बिजनेस के पास कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं है एंड द बिजनेस कैन मेक एन इंस्टेंट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश, सो बिजनेस इज गोइंग टू मेक इट is possible make is going to achieve this particular benefit। or in case अगर business is facing the cash flow problem, so now the business is going to acquire the goods on credit। अब सवाल ये है कि सर ये हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे है, हाउ इट इज़ नोन एज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा बहुत क्लियर है हमारे पास कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उस पैसे की मेरे पास गुड्स आ गए एंड द इन्वेंट्री इज नोन एज द करंट एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, आई एम नॉट मेकिंग एनी पेमेंट एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट आई एम गेटिंग द गुड्स, तो मेरे पास बिजनेस के अंदर करंट एसेट बढ़ रहे हैं। सो दैट इज नोन एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा बट स्टिल यू आर गेटिंग। तो अगर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कैश फ्लो इंप्रूव कैसे होता है, एक तो इंप्रूव करने का मेथड ये होता है कि आप इनफ्लोज बढ़ा दें। दूसरा आपके पास मेथड क्या होता है कि आप कैश आउटफ्लो को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है एंड स्टिल यू आर गेटिंग द गुड्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नाउ वी हैव द फोर्थ वन दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज एन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू द पीएलसी। नाउ व्हाट इज पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Public limited company is a legal structure that is listed in the stock exchange and has the right to issue the shares to the general public through stock exchange. And as compared to private limited company, public limited company can raise more finance because they can issue more shares and they can target general public. So it is an option that is available to the PLC, number one। नंबर टू हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स। हमारे पास जो है ये शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स आर नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मतलब जो इंडिविजुअल्स शेयर्स बाय कर रहे होते हैं हमारे पास और कंपनीज जिनको शेयर्स बेच रही होती हैं एंड दोज इंडिविजुअल्स हु बाय द शेयर्स दे बिकम द शेयर होल्डर्स, सो दे हैव द सर्टिफिकेट। अब जितनी भी शेयर्स बाय करें उतनी परसेंट की ओनरशिप उनके पास कंपनी की है। अब सिंपली इशू ऑफ शेयर्स के अंदर होता क्या है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। और जब वो शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे बाय द शेयर्स एंड व्हेन दे बाय द शेयर्स तो सिंपली दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू द कंपनी एंड दिस इज हाउ कंपनी रेजेस फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी जितने शेयर्स इशू करेगी उतना कंट्रोल ऑफ द कंपनी हाथ से जाता रहेगा। एंड वी हैव एन एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन एक्विजिशन पीआईए इन पाकिस्तान, वन ऑफ द एयरलाइन। तो हुआ क्या हमारे पास कि जो आरिफ हबीब ग्रुप है, आरिफ हबीब ग्रुप ने 75% शेयर्स बाय कर लिए एंड दिस इज हाउ प्राइवेटाइजेशन टुक प्लेस एंड दिस इज हाउ द ओनरशिप चेंज और कंपनी टेक ओवर हो गई और कंपनी किसके पास आ गई, आरिफ हबीब के पास। तो जितने आप शेयर्स इशू करते रहेंगे उतना आपका जो कंट्रोल ऑफ द कंपनी है वो हाथ से जाता रहेगा। नंबर वन, विच इज़ नोन एज डाल्यूजन ऑफ ओनरशिप, कि आपकी ओनरशिप क्या हो रही है, डाल्यूट हो रही है। नंबर टू हमारे पास the publishing cost of issuing the shares। बच्चे क्या समझते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेगी नहीं बिकॉज दे कैन इशू द शेयर्स। जब भी पैसों की ज़रूरत है शेयर्स इशू करते हैं, ऐसा नहीं है। जितने शेयर्स इशू करता रहूँगा उतना उतनी ओनरशिप डाल्यूट होगी, उतना कंट्रोल कम होगा। सेकंड, द पब्लिशिंग कॉस्ट। अब पब्लिशिंग कॉस्ट पता है क्या होती है, प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट होती है, नोटिस टू द गवर्नमेंट, नोटिस टू द शेयर होल्डर्स, ये सारी की सारी हमारे पास ये पब्लिशिंग कॉस्ट होती है। और जितनी हमारे पास पब्लिशिंग कॉस्ट होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटरेस्ट से ज़्यादा पब्लिशिंग कॉस्ट होती है।
मतलब इट इज चीपर टू एक्वायर लोन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट लो है, पब्लिशिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये जो पब्लिशिंग कॉस्ट होती है ऑफ इशूइंग द शेयर्स, इट इज़ फेस्ड बाय द कंपनी व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर्स। तो कि हमारे पास इस चीज़ को कंसिडर करना ज़रूरी है। नंबर थ्री हमारे पास कि कंपनी का जो डिविडेंड पेएबल होगा वो भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शेयर होल्डर्स बढ़ गए तो वी नीड टू गिव आउट मोर डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए तो ज़्यादा डिविडेंड भी देना पड़ेगा। और अगर लेट सपोज बिजनेस उतना फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं करता, प्रॉफिट उतना ही है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, तो डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा। एंड नाउ ईच शेयर होल्डर इज गोइंग टू गेट लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो हमारे पास ये मसला है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिविडेंड पेएबल बढ़ता है हमारे पास और डिविडेंड पर शेयर कम होता है, सो द कंपनी बिकम्स अनअट्रैक्टिव एंड द शेयर होल्डर्स बिकम अनहैप्पी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। Issue of shares. Now we have the fifth one, which is known as issue of debentures. अब आ जाए जरा डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले हमारे पास क्या है। व्हाट आर डिबेंचर्स? ये जो हमारे पास डिबेंचर का वर्ड है ना, इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट। डिबेंचर इज नोन एज लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट और द अदर नेम ऑफ द डिबेंचर इज नोन एज बॉन्ड। अब देखो ये क्या होता है बॉन्ड सुनना। हमारे पास प्राइस बॉन्ड होते थे। अब तो हमारे पास पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड खत्म हो गए। पहले प्राइस बॉन्ड होते थे, विनिंग प्राइस होती थी, लकी नंबर आता था, फिर फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं ये लिमिटेड कंपनीज ही करती हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द लिमिटेड कंपनीज। ठीक है। अब ये जो लिमिटेड कंपनीज हैं, बाय देयर नेम दे इशू द डिबेंचर्स, बट दे आर नॉट गिविंग आउट द ओनरशिप। शेयर्स के अंदर वो ओनरशिप दे रहे हैं कंपनी की और उनको डिविडेंड्स देंगे शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे ये जो लिमिटेड कंपनीज हैं, व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये जो डिबेंचर्स इशू कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो एज अ लाइबिलिटी पैसे रेज कर रहे हैं। अब जो जो इन्वेस्टर्स हैं व्हेन दे आर गोइंग टू बाय दीज डिबेंचर्स, और ये लॉन्ग टर्म है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, अप टू 25 ईयर्स। अब एक कंपनी ने उसने डिबेंचर दिया और उस इन्वेस्टर ने डिबेंचर खरीद लिया और पैसे दे दिए कंपनी को, तो कंपनी के पास क्या आ गया? फाइनेंस आ गया। लेकिन जो फाइनेंस आया है वो हमारे पास एज अ लाइबिलिटी आया है। लेट्स सपोज द लाइफ ऑफ द डिबेंचर इज फॉर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर इज गोइंग टू गिव बैक दैट डिबेंचर और कंपनी उसके जो पैसे होगी वो उसे रिटर्न कर देगी। सो सर, इस इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा? ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स द कंपनी इज गोइंग टू पे द इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर। 10 साल तक हर साल कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन सर्टिफिकेट कि ये हम आपसे पैसे ले रहे हैं एज अ लाइबिलिटी, एंड दिस सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ दैट वी हैव रेज्ड अ फाइनेंस बाय इशूइंग दीज डिबेंचर्स, दीज सर्टिफिकेट्स, एंड ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स वी आर गोइंग टू पे यू द इंटरेस्ट। So simply, it's a finance as a liability in the business, and the company is liable to pay the interest to the investors. तो सर वाई दे इशू द सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। वाई दे आर इशूइंग द सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट इसके लिए इशू कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग टू वर्क। ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दे वर्क एज अ प्रूफ दैट दे हैव इशूड द डिबेंचर्स। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर डिबेंचर्स होते हैं एज अ लाइबिलिटी है। और इन केस हमारे पास ये यहाँ पे कंपनीज गोज बैंक या कुछ हमारे पास होता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरेस्ट इतना आ जाता है कि आपकी अमाउंट कवर हो जाती है। नंबर टू, हमारे पास ये जो सर कंपनीज गोज बैंक, तो हमारे पास वही कि जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि हमारे पास ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक। तो इसी तरीके से कंपनी के भी अगर फॉर एग्जांपल कंपनी हमारे पास बैंकरप्ट हो जाती है और द कंपनीज फेल टू रीपे, तो वही लिमिटेड लाइबिलिटी जो हमारे पास प्रोसेस होता है इन बैंक लोन, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो सर सिंपली बैंक से लोन ले लें।
ये जो हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को देना होता है वो बैंक लोन के इंटरेस्ट से यूजुअली कम होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिबेंचर का हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज कंपेयर टू बैंक लोन हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो दिस इज नोन एज डिबेंचर। शेयर्स के अंदर हम सर्टिफिकेट देते हैं एज अ ओनरशिप एंड वी रेज द फाइनेंस, और उसके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट पे कर डिविडेंड देते हैं। डिबेंचर्स के अंदर वी रेज द फाइनेंस बाय इशूइंग द सर्टिफिकेट बट नॉट एज अ ओनरशिप, एज अ लाइबिलिटी, एज अ प्रूफ कि आपके पास सर्टिफिकेट है, हम आपसे पैसे ले रहे हैं, आफ्टर 10 years वी आर गोइंग टू बाय बैक दीज सर्टिफिकेट्स, वी आर गोइंग टू पे यू एंड ड्यूरिंग दीज 10 years वी आर गोइंग टू पे यू द इंटरेस्ट। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इट्स क्लियरली हराम हमारे पास। ठीक है। लेकिन बाहर हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट प्लान, कि जब हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, वी डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल, तो वी आर गोइंग टू बाय दीज सर्टिफिकेट्स, और हमें इंटरेस्ट आता रहेगा, और जो बची कुची ज़िंदगी है वो हम गुजारते रहेंगे। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ वन हमारे पास। नाउ से व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है वेरी स्मॉल amount of money provided to micro scale owners and to the unemployed individuals। अब यहाँ पे सुनना माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये जो माइक्रो फाइनेंस है ये इतनी कम अमाउंट है कि हमारे पास ये कोई स्टैब्लिश बिजनेस के लिए यूजलेस है। ये जितनी अमाउंट है 200 to 800 डॉलर्स की, यूएसडी की, ये जो अमाउंट है 200 to 800 डॉलर, इससे ज़्यादा तो हमारे पास बड़ी कंपनीज का डेली एक्सपेंस होता है। तो सर ये माइक्रो फाइनेंस किसको प्रोवाइड किया जाता है? माइक्रो स्केल ओनर्स को एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। अब अगर आप देखें कि ये जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है ना, दीज अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर दी बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पास दीज इंडिविजुअल्स आर नोन एज दी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में से इन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को पे करती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि वो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ दीज अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो गवर्नमेंट इज फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही पैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में इस पे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, सो दैट दे कैन गेट दिस सोर्स ऑफ इनकम एंड दे कैन सेटिस्फाई द बेसिक नेसेसिटीज। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बांग्लादेश से आ रहा है, थ्रू ग्रामीण बैंक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आ रहा है हमारे पास। और पाकिस्तान के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। आपके पास एएस के अंदर यूनिट 1 के अंदर एक टॉपिक है सोशल इंटरप्राइजेस। तो सोशल इंटरप्राइजेस के अंदर हमारे पास जो सोशल इंटरप्राइजेस होते हैं, दे ऑल्सो डू प्रोवाइड द माइक्रो फाइनेंस टू दी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, ताकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके और वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन उनका क्या हो जाए, कम। अब सर ये जो माइक्रो फाइनेंस होता है, क्या हमें रीपे करना होता है? हमारे पास ये कभी कभार हमें रीपे करना होता है, कभी कभार नहीं करना होता है। वैसे यूजुअली नहीं करना होता है, क्योंकि अमाउंट बहुत कम होती है। और अगर करना भी है तो वो इस तरीके से होगा कि यू आर गोइंग टू कीप असाइड द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम दैट यू आर अर्निंग। आपने देखा है कमेटी भरते हैं हम। तो कमेटी हम कैसे भरते हैं? कमेटी के अंदर हम क्या करते हैं कि मंथली पैसे जमा करवाते रहते हैं, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हमारे पास एक कम्युलेटिव अमाउंट होती है। तो यहाँ पे भी यही है कि हम कुछ पर्टिकुलर सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम विल बी केप्ट असाइड, और पूरी अमाउंट होने के बाद हम रीपे कर देंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस हमारे पास। अब हमारे पास ये जो माइक्रो फाइनेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। सर क्यों डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है हमारे पास? वो इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि द गवर्नमेंट एम्स टू ग्रो एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का जो एम होता है दैट इज टू ग्रो द जीडीपी।
अब जितना ज़्यादा हम यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे उतने अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड होंगे, और उतने ही माइक्रो स्केल बिजनेसेस स्टेबल होंगे हमारे पास। तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रो करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट होगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो दिस इज हाउ द जीडीपी विल grow and the economy will grow. So through provision of microfinance, the government aim of economic growth and increased GDP can be achieved. Then we have the seventh one, that is known as debt factoring. Now, so what is debt factoring? Debt factoring is selling of business debts or receivables to the third party organization against the commission. अब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी क्लास के अंदर ही, कि लेट सपोज अब्दुल्ला को मैंने गुड्स सेल करे हैं ऑफ ₹10 लाख ऑन क्रेडिट ऑफ 40 days। मतलब मैंने क्रेडिट सेल करी है अब्दुल्ला को 40 days के टाइम पीरियड पे ₹10 लाख के गुड्स। क्लियर है? यस। अब हुआ ये कि अब्दुल्ला इज लायबल टू पे मी आफ्टर 40 days। अब अचानक आफ्टर 5 days मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है एंड आई एम इन नीड ऑफ फाइनेंस। तो अब होगा क्या कि मैं अगर अब्दुल्ला से डिमांड करता हूँ तो अब्दुल्ला इज़ नॉट लायबल राइट नाउ टू पे मी, बिकॉज मैंने उसे क्रेडिट दिया 40 days का एंड 35 days आर लेफ्ट। तो अब मैं प्रॉपर ट्रेड रिकॉर्ड्स रिसीट्स के साथ जाऊंगा। ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, रिकवरी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। एंड विद द प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिसीट्स, मैं उनको दिखाऊंगा सब कुछ है, एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन दे आर गोइंग टू पे मी इंस्टेंटली ₹9 लाख। गुड्स कितने के थे? 10 lakhs के थे। उन्होंने मुझे कितने पे किए? ₹9 लाख। मैंने उनको कहा भाई ₹9 लाख क्यों, 10 लाख की रिकवरी है। तो वो कहेंगे कि दिस इज़ अ फेवर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, हम आपको इंस्टेंटली यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू कवर एंड वी आर गोइंग टू रिकवर ₹10 लाख आफ्टर 35 days। सो ₹1 लाख विल बी कैप्ट एज अ कमीशन, बिकॉज वी आर गिविंग यू द लेवरेज, वी आर गिविंग यू द फेवर। सो दिस इज आवर डेट फैक्टोरिंग वर्क, कि बिजनेस अपने डेट्स को, रिसीवेबल्स को अगेंस्ट द कमीशन, अगेंस्ट द प्रॉफिट सेल भी कर सकता है टू द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द कैश, इमीजिएट कैश। लेकिन उसके अंदर ड्रॉबैक ये होगा कि सर्टन परसेंटेज विल बी कैप्ट एज अ कमीशन प्रॉफिट बाय दैट पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द केस ऑफ डेट फैक्टोरिंग। सेवेंथ डेट फैक्टोरिंग हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास है एट्थ वन, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज। So what is mortgage? Mortgage is known as provision of collateral. Now what is collateral? Collateral is known as security. तो अक्सर क्या होता है कि बिजनेसेस को कोई बहुत बड़ी अमाउंट का लोन रिक्वायर्ड होता है टू परचेज अ फैक्ट्री एंड ऑल, और टू बाय अ प्लांट। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ कोलैटरल का मतलब ये है कि फॉर अगेंस्ट द फाइनेंस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनी एसेट एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। कि भाई बैंक के ट्रस्ट के लिए, लेंडर के ट्रस्ट को गेन करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर फिक्स एसेट एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, कि इन केस इफ वी फेल, अगर मैं फेल हो गया रीपे करने में, सो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। आपके पास है पूरा एसेट, आपके ऊपर है कि अगर मैं फेल हो गया तो यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ दैट थिंग। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि कोई फैक्ट्री एक्वायर करूँ और उसी फैक्ट्री को बैंक के पास रखवा दूँ गिरवी, और आहिस्ते आहिस्ते मैं पे ऑफ करता रहूँ। अगर मैं फेल हो गया रीपे करने में तो बैंक हैज़ द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री। सो कभी कभार ये होता है हमारे पास कि अक्सर बिजनेसेस कोलैटरल रखवाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस भी कोलैटरल रखवाते हैं अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ मिलियंस एज अ लोन, क्योंकि हाउ एंड वाई द बैंक्स आर गोइंग टू ट्रस्ट। सो इन ऑर्डर टू गेट द ट्रस्ट हम ये मॉर्टगेज वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं।
और हमारे पास इस चीज को समझना जरूरी है कि मॉर्टगेज के अंदर जो एसेट होता है वो यूजुअली हमारे पास उसी अमाउंट का होता है। ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं कि आपने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया और अपनी बाइक 70 पे शपाटर की तरह बैंक के पास गए और बैंक को कहा ये गिरवी रख लो मेरी 70 और मुझे 10 करोड़ का लोन दे दो। तो बैंक आपको लोन तो नहीं देगी। ठीक है, बैंक आपको गालियां देगी और भेज देगी वहां से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उसी अमाउंट का करंट एसेट जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा। और सॉरी, उसी अमाउंट का नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट आपको प्रोवाइड करना होगा। इज इट क्लियर, समझ आया? कोलैटरल के बगैर भी लोन मिल जाता है हमारे पास, लेकिन कभी कभार बैंक यूजुअली बड़ी अमाउंट वगैरह होती है तो उसके लिए तो कोलैटरल रिक्वायर्ड होता है। तो लैक ऑफ कोलैटरल कैन बी द रीजन जिसकी वजह से बैंक्स अक्सर लोन देने से प्रोवाइड कर देते हैं। दे आस्क फॉर द सिक्योरिटी। मिल जाता है, लेकिन कभी कभार हमें प्रोवाइड भी करना पड़ता है। और अगर नहीं बैंक प्रोवाइड कर रहा होता तो आप इसको एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हो कि ये हम मैं गिरवी रखवा रहा हूँ, मुझे लोन दे दो, ताकि उनको ट्रस्ट आ जाए, सिक्योरिटी आपने रखवा दी है कोई ना कोई चीज़। ठीक है, इज इट क्लियर? नाइन्थ, अब देखें ज़रा हमारे पास दैट इज़ नोन एज क्राउड फंडिंग। ठीक है गाइस, ये हमारे पास आज की आखिरी सोर्स है, क्राउड फंडिंग। डू यू नो व्हाट इज क्राउड फंडिंग? देखो, क्राउड का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। अब सर फंडिंग क्या होता है? फंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अब बैंक के पास जाओ, 10 लाख रुपए का लोन लो, या सिंपली 10,000 लोगों से 10-10 रुपए जमा कर लो। तो सर ये क्राउड फंडिंग क्या हुआ? बेसिकली क्राउड फंडिंग हुआ चंदा जमा करना। हमारे पास बहुत पुराना सिलसिला है ये। ठीक है, बहुत पुराना। चंदा मांगते हैं लोग। पहले मार्केट प्लेसेस पे जाते थे, पब्लिक प्लेसेस पे जाते थे। एडी हमारे पास जो फाउंडेशन है उसकी पहले हमारे पास एक गाड़ी चलती थी और वो चंदा जमा करते थे। तो हमारे पास अभी भी मस्जिदों के अंदर चंदा जमा किया जाता है। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर वो बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर लोग डोनेट करते हैं। तो दैट इज़ कलेक्टिंग चंदा। क्यों जमा कर रहे हैं? ताकि कोई ना कोई फाइनेंशियल पर्पस है वो मीट हो जाए। तो क्राउड फंडिंग हमारे पास बिजनेसेस में भी होती है। अब यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, वो याद है हमारे मियाँ बादशाह डैम बनाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने 10-10 रुपए जो है ना वो सबसे जमा किए थे। तो वो जो 10-10 रुपए हमारे पास है, वो हमारे पास इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो क्राउड फंडिंग है दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब सर ये क्राउड फंडिंग हमारे पास अब तो मॉडर्न टाइम है। तो मॉडर्न टाइम के अंदर तो हमारे पास इंटरनेट है। मॉडर्न टाइम के अंदर तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया की सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इट इज़ नोन एज Kickstarter.com। नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टा पे भी तो नहीं, गो फंड मी, डोनेट और इस टाइप के जो चल रहे होते हैं। ठीक है, क्राउड फंडिंग कैंपेन्स होती हैं। अब Kickstarter.com क्या एक प्लेटफॉर्म है। आप जाते हैं, आप अपना आइडिया, बिजनेस प्लान, पर्पस उन्हें बताते हैं, दे रिव्यू इट एंड देन दे अरेंज अ क्राउड फंडिंग। और उसके बाद जो अमाउंट कलेक्ट होती है उसमें से सर्टेन प्रोपोर्शन विल बी चार्ज एज अ कमीशन, क्योंकि इट्स देयर प्लेटफॉर्म जिसके क्राउड फंडिंग हो रही है। इट्स नॉट यू, इट्स देयर प्लेटफॉर्म जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस। तो इसकी वजह से दे आर गोइंग टू चार्ज द कमीशन। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास वाई द पीपल आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द फाइनेंस। तो हमारे पास यहाँ पे 4 बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे यू कैन डू द क्राउड फंडिंग। नंबर वन, आप कहेंगे कि मैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर कर रहा हूँ, तो एज अ डोनेशन। नंबर टू, यू कैन यूज दिस फाइनेंस एज अ डेट बेस्ड, कि मैं जो फाइनेंस रेज कर रहा हूँ वो एज अ लाइबिलिटी है, आफ्टर द एग्री टाइम पीरियड मैं आपको रीपे कर दूंगा। नंबर थ्री, हमारे पास इट कैन बी रेज्ड एज अ इक्विटी बेस्ड, कि जो कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है सर्टेन पर्सन, वो उसके अगेंस्ट आप उनको ओनरशिप दे दें सारे लोगों को, 5% 6% के शेयर्स दे दें टोटल। या फिर सेवन, सॉरी, हमारे पास फोर्थ वन है दैट इज नोन एज रिवॉर्ड बेस्ड। अब रिवॉर्ड बेस्ड का मतलब है कि आप लाइफ टाइम लॉयल्टी कार्ड्स, मनी ऑफ कूपन्स, गिफ्ट हैम्पर्स, उसके थ्रू यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे फाइनेंस रेज कर रहे हैं कि आपको गिफ्ट कूपन्स मिलेंगे, मनी ऑफ कूपन्स मिलेंगे, लॉयल्टी कार्ड्स मिलेंगे। सो दीज आर दी 4 बेसिस दैट कैन बी यूज टू रेज द फाइनेंस। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं कि जब आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो आपकी लॉस ऑफ सीक्रेसी है। आप पूरा अपना प्लान पर्पस कम्युनिकेट करेंगे,
नंबर टू, आपके पास जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी लॉस ऑफ सीक्रेसी है, लेकिन फ्री की मार्केटिंग भी हो जाएगी कि लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेस दैट इज, और स्टार्टअप है जिससे फाइनेंस रेस हो रहा है, जिसके लिए फाइनेंस रेस हो रहा है। तो दुनिया की दो बिजनेसेस हैं जो क्राउड फंडिंग से हमारे पास स्टार्ट हुए, एक है ऑलबर्ट्स और एक है हमारे पास यूरोपियन ब्रांड दैट इज नोन एज फ्लिपो लॉरिटी। ये दो अलग अलग ब्रांड्स हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है। ऑलबर्ट्स बेसिकली यूएस का एक हमारे पास शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ऑर्गेनिक सस्टेनेबल शू, सॉकलेस शू। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि बैरक ओबामा यूज टू वेयर ऑलबर्ट्स। अब ऑलबर्ट्स ने फाइनेंस रेस किया हमारे पास, और आज ऑलबर्ट्स जो है वो कुछ अराउंड 900 मिलियन यूएसडी का बिजनेस बन चुका है, एंड द बिजनेस इज लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्राउड फंडिंग से स्टार्ट हुआ था। फ्लिपल ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन ब्रांड है, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स बैक इन 2017। उनका आइडिया ये था कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको घड़ियां का शौक होता है, वॉचेस का, बट जितनी भी हमारे पास ये लग्जरियस ब्रांड्स हैं, उनके जो टाइम पीसेस हैं और उनकी जो वॉचेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि उनकी जो प्राइस है वो 2000 3000 अबव दैन दी कॉस्ट है। तो उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि हम ऐसी घड़ी बनाएंगे और सब कुछ डाइवर्सिफाइड वॉच होगी, जापानीज मशीन, इटालियन स्टेप्स, स्पेनिश लुक्स, एंड दे कम अप विद द 30 आर्टिकल्स। लोगों को बड़े पसंद आए, ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल हुए। 2021 के अंदर आफ्टर कोविड उन्होंने पोस्ट कोविड दोबारा से फाइनेंस रेस किया। और जब उन्होंने फाइनेंस रेस किया दोबारा, उन्होंने कहा कि अब हमें फाइनेंस इसके लिए चाहिए कि हम आउटलेट्स खोलेंगे अक्रॉस द यूरोप, फिजिकल आउटलेट्स। तो लोगों ने देखा कि घड़ियां पहले भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, दे प्रोवाइडेड द फाइनेंस अगेन, and now the business is around of 450 million euros. So these are the two examples जो businesses crowdfunding से start हुए. So these are some of the sources of the finance जो कि हमने compete करी, and these are external sources of finance and it will be continued.